बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कंबो। बाब अवल, किस्त नंबर 29। अस्पताल के दरवाजे के आगे एक पुलिस की कार आकर रुकी और फिर इसमें सर सऊद, इंस्पेक्टर नवीद चंद, यूनिवर्सिटी के तलबा जिनमें समीर भी थे, नीचे उतरे। फिर वो सब अस्पताल में दाखिल हो गए। दलान से होते हुए वो मुर्दा खाना की तरफ बढ़ गए। एक सर्द आवाज़ के साथ मुर्दा खाने का दरवाज़ा खुला और सब आस्ता आस्ता कदम उठाए हुए मुर्दा खाना में दाखिल हुए। इर्द गिर्द पर तरफ बिस्तरों पर लाशें पड़ी थी जिनको सफ़ेद कपड़े से ढांपा गया था और मुर्दा खाने का दर्जा हरारत इंतहाई कम था। समीर और बाकी सबको ठंड लगने लगी तो सब ने बगलों में हाथ डाल लिए। मुर्दा खाना में अजब सुनाटा था, एक अजीब खामोशी। वहां सामने ही इनको एक डॉक्टर नजर आए तो इंस्पेक्टर नवीद इस तरफ हो लिए। सब दलते दिल के साथ इंस्पेक्टर नवीद के पीछे हो लिए। इंस्पेक्टर नवीद ने डॉक्टर से सलाम किया तो डॉक्टर ने जवाब दिया। फिर डॉक्टर इन सबको एक तरफ ले गया, एक बेड की तरफ जहाँ एक लाश थी जिसे सफ़ेद कपड़े से ढांपा गया था। लाश के वजूद से समीर को मोमेंट का गुमान हो रहा था। समीर कपकाने लगा था, एक तो सर्दी से और दूसरा इस डर से कहीं वो मोमन ना हो, मगर इसके जिस्म के कसाइल मोमन का पता देते थे। या आप शनाख्त कर लीजिए, डॉक्टर ने सरसोर से कहा। मैं करूँगा, हमते हुए समीर ने कहा और आगे बढ़ गया। फिर समीर ने तेज धड़कते दिल के साथ आयतल कुर्सी पार कर सफ़ेद चादर उठाई और सामने लाश की तरफ देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सफ़ेद चादर के नीचे मौजूद वजूद का चेहरा मोमन का नहीं था। समीर ने एकदम सुख का सांस लिया और मुस्कुरा दिया। थैंक गॉड, इसने नम आंखों से कहा और फिर अपने एक दोस्त के गले लग गया। समीर का दोस्त भी इसे दिलासा देने लगा। चौधरी हमारा सकलैन अपने चंद आदमियों के साथ जंगल के बीच में बने मकान की तरफ गया जहां इसने मोमन को कैद कर रखा था। आज इस शख्स को वो सजा दूंगा मैं को सारी दुनिया याद रखेगी और फिर कोई भी चौधरी हमारा सकलैन के सामने बोलने की जसारत नहीं करेगा। चौधरी हमारा सकलैन ने घर के दरवाजे के सामने पहुंचते हुए कहा। दिन की रोशनी में वो मकान वाज़ेह दिखाई दे रहा था। छोटा सा मिट्टी का बना हुआ मकान जो अजबो वक्त से ज़्यादा लग रहा था। मकान का लकड़ी का दरवाज़ा जिस पर एक अंडाल लगा था और बाहर से ताला लगा हुआ था। चौधरी हमायूं सकलैन ने एक आदमी को इशारा किया तो वो आगे बढ़ा ताकि वो ताला खोल सके। इस आदमी ने अपने जेब से एक लोहे की पतरी नमा चाबी निकाली और जंग से भरे इस ताले के निचले सुराख में डालकर घुमाई। थोड़ा सा घुमाने वो ताला खुल गया। ताला खुलने के बाद इस आदमी ने कंडाल खोला और फिर दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर अजीब नबीयतनाक था, जिसे देख चौधरी और बाकी सब को की आंखें फटी की फटी रहेगी। चौधरी मोमन ने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था। कमरे में बाहर जाना बंद दे रहा था, मगर जिस चारपाई पर मोमन लेटा हुआ था या फिर लेटाया गया था वो एक दीवार के साथ लगी थी और इस दीवार के मतलब एक खिड़की थी जिसमें से रोशनी अंधाधुंध अंदर आ रही थी और शायद कमरे को रोशन कर रही थी। ये एक बड़ा सा कमरा था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था कि दलान लगे, लेकिन काफ़ी हद तक बड़ा था। कमरे की एक दीवारें कच्ची ईंटों और गारे के इम्तजाज से बनाई गई थी। कमरे में मजीद 2 चारपाइयाँ थीं और एक तरफ झालियाँ पड़ा हुआ था। जालियां दरअसल पुराने तर्ज के श्रृंगार में इसको कहा जाता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से में आईना होता है जबकि नीचे वाला हिस्सा अलमारी नुमा होता है और इसमें दराज भी हो सकते हैं। इस जाली के वसत में एक मट्टी लोहे की बनी हुई होती है और अमूमन कपड़े वगैरह रखने के काम आती है। इस मट्टी के अकब में कुछ गागरियाँ पड़ी हुई थी जिनको आम पंजाबी में गरली कहते हैं। एक गरली में से साग के पत्ते बाहर निकले हुए थे। आपने इन्हीं गरलियों से महल की दीवारों पर लगी घूंटी पर एक अजब नमाज लटकी हुई थी। जहाँ ये दीवार ख़त्म होती थी वहीं कमरे का बड़ा सा दरवाज़ा था, लकड़ी का बना हुआ बूढ़ा दरवाज़ा जिस पर खैम्बियों के खुलिये निकले हुए थे। दरवाज़ा एकदम से खुला और नन्ही ज़ेबा कमरे में दाखिल हुई और सामने चारपाई पर लेटे हुए मोमन की तरफ भागी। ज़ेबा के पीछे ही रज़िया कमरे में दाखिल हुई। रज़िया ने हाथ में एक मट्टी का प्याला पकड़ रखा था जिसमें पानी था। अम्मा जल्दी हो, इनके नाम से खून निकल रहा है। ज़ेबा ने मोमन पर नजर डालते हुए रज़िया से कहा, खून निकल रहा है कहाँ? रज़िया ने परेशानी से कहा और आगे बढ़ी और इस मोमन की तरफ देखा जिसके नाक से मुसलसल खून बह रहा था। हाय रब्बा, ना जाने कौन है ये बेचारा और कहाँ से आया है और कैसे हुई इसकी ये हालत। रज़िया ने मुतरस अंदाज से कहा और फिर प्याले को चारपाई के नीचे फर्श पर रखा।
फिर मोमन के सरहाने न बैठ गई और प्याला पकड़कर मोमन को पानी पिलाने लगी। और ज़ेबा करीब करीब मोमन को देख रही थी तो इस वक्त को याद कर रही थी जब जंगल में मोमन इसे बेहोश मिला था। कुछ घंटे पहले मोमन जंगल में दरख्तों के बीच दौड़ रहा था। इसका सांस फूला हुआ था, नाक के बाद जमा हुआ इसे सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर रहा था। बढ़ते वक्त के साथ साथ इसे सांस लेने में मुश्किल होती चली जा रही थी। इसने हिम्मत बांधकर जोर से सांस लिया तो नाक से एक बार फिर खून निकलने लगा। इस बार खून का बहाव काफ़ी तेज था और वो हाँफने लगा। इससे चकना दुश्वार होता चला जा रहा था। फूट रही थी, उजाला आ रहा था फलक से। सुबह की रोशनी में से दूर मिट्टी का एक घर दिखाई दिया। मोमन इस घर की तरफ दौड़ने लगा। पापा पानी, मोमन ने हाँफते हुए कहा। इसके कदम लचने लगे थे। चाल ढाल में लग्जश पैदा होने लगी थी। एन इसी वक्त इस घर से एक छोटी बच्ची बाहर निकली थी। जिसने दूर से आते मोमन को देखा था तो एक सहम गई थी, मगर अगले लम्हे मोमन इस बच्ची के सामने ज़मीन पर धर्म से जा गिरा था। वह बच्ची से अचानक सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी। एक तो कम उम्र और दूसरा अंधेरा छटने का होलनाक वक्त और तीसरा जंगल का मंजर। लेकिन फिर भी इस बच्ची ने खुद को संभाला और अपने सामने बेसुदा परे मोमन की तरफ बढ़ी। इतने में इस बच्ची का पीछा करते हुए रज़िया भी इस मकान से बाहर आ चुकी थी। ज़ेबा, अरे ज़ेबा कहाँ है? रज़िया मकान से बाहर निकली तो सामने ज़ेबा को एक बेसुदा वजूद के पास देखकर शायद रह गई। अरे ज़ेबा का क्या है यहाँ? रज़िया ने हैरत से कहा। अम्मा ये ज़ेबा ने मोमन की तरफ इशारा करके कहा और फिर टूटे हुए अल्फाज में रज़िया को सारी सूरत हाल बताई। एकदम रज़िया भी सहम गई, मगर फिर रज़िया ने मोमन को सहारा दिया और उठाकर अंदर ले गई। मोमन इस कमरे में मौजूद नहीं था जहां चौधरी मायूस कल्याण ने इसे कैद करवाया था। और ये बात जानती चौधरी मायूस कल्याण आग बगोला हो गया था। कैसे हो सकता है ये सब? कैसे वो शख्स ऐसे नहीं जा सकता। चौधरी मायूस कल्याण दहाड़ा, फिर अपने पास करे एक आदमी को जोर से धक्का दिया और वो आदमी दूर जा गिरा। दिल करता है तुम सबको चीर डालो, चौधरी मायूस कल्याण गुस्से से बोला। फिर इसने एक और आदमी को गिरबान से पकड़ लिया। जाओ और ढूंढो उस लड़के को, समझे तुम? मुझे वो लड़का हर हाल में चाहिए। चौधरी हमारे से कल्याण चीखा तो इसके आदमी इस बात में सारा हिलाने लगे। अगर तुम लोगों ने गफलत बरती तो चौधरी हमारे से कल्याण तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। समझे तुम लोगों को एक मौका दे चुका हूँ, मैं दे चुका हूँ। इस लड़की को तो तुम लोग ढूंढ ही ना सके जो मेरी गिरफ्त से भाग निकली थी। अब अगर इस लड़के को तुम लोग ना ढूंढना तो चौधरी हमारे से कल्याण तुम्हें अबरतनाक सजा देगा। चौधरी हमारे से कल्याण गिराया और तवेरी चढ़ाने लगा। भाई कैसी बनी है बिरयानी? ज़ीनत ने मुस्कुराते हुए बिरयानी खाते हुए फैसल को देखा और कहा। बहुत ही मज़ेदार और लजीज। फैसल ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन खैरियत है? तुम्हारे हाथ में इतना जायका कैसे आ गया? फैसल ने ज़ीनत को तंग करने के अंदाज में कहा। वो इसलिए भाईजान क्योंकि मैंने बिरयानी बनाना आप से ही सीखा है, ज़ीनत ने मुस्कुराकर कहा। फिर इसकी ये मुस्कान ऊपर से थी, दिल इसका बोझल था। कैसे बताऊं आपको भाई, आप ये गुड़िया आप बहुत बड़ी हो चुकी है। हालात ने सब सिखा दिया मुझे सब कुछ। इस गुड़िया को फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। हर तरफ अपनी चादर कांटों से बिछा निकलना पड़ता है। बस इसे एहतियात और जिम्मेदारी ने मेरे हाथों में जायका भी भर दिया है। ज़ीनत ने दिल ही दिल में कहा। हाँ उस्ताद, जब मेरे जैसा होगा तो खाना तो अच्छा बनेगा ही। फैसल ने मुस्कुरा कर कहा। आप ज़्यादा भी खुश ना हो भाईजान, ज़ीनत ने जल बहन कर कहा। मैंने एक ताबसी तरीका सीखा है। ज़ीनत ने फैसल को तंग करने के अंदाज में कहा तो फैसल का मुंह बन गया। अरे मेरे प्यारे भाई, इतना मुंह क्यों बना रहे हैं? जब मेरे पास आप हैं तो मुझे किसी किताब से देखने की क्या ज़रूरत है? ज़ीनत ने हंसकर कहा तो फैसल भी हंस दी। पहले मैं सोचा करते थे कि भाई आप इतने ज़िम्मेदार और फ़र्ज़ शनास कैसे हैं, क्योंकि मैं तो हर काम में गफलत बरता करती थी। खाना तक मुझे बनाना नहीं आता था, मगर भाई हालात ने वो पलटा खाया तो अब आपकी ये छोटी सी गुड़िया गफलत भी नहीं बरत रही और ज़िम्मेदार भी हो गई है और खाना भी से बनाना भी सीख गई है। ज़ीनत दिल ही दिल में सोच रही थी और ऊपर से फैसल को दिखाने के लिए मुस्कुरा भी रही थी। दोपहर हो चुकी थी। मोमन का कोई पता नहीं चल रहा था। आज रात इन्हें वापसी के लिए निकलना था, मगर मोमन को अदम मौजूदगी की वजह से यूनिवर्सिटी का कैंप स्टैंड करने का फैसला किया गया था। समीर और बाकी सब लोग बहुत परेशान थे। सर सौद और बाकी इंतजामिया के लोग बहुत ही परेशान थे। मोमन का कोई नामो निशान ना था
और ओ भाई साबू क्या हाल है। भट्टू तहरीम को इन दो लड़कों में से एक लड़का जो तहरीम को पाल पर तंग कर रहे थे और मोमन ने इसकी पिटाई लगाई थी ने साबू को गले मिलते हुए कहा, सायदा करम में भट्टू तुम सुना। साबू ने अपनी पगड़ी दुरुस्त करते हुए कहा, सायदा फजल। भट्टू ने कहकलगा कर कहा, अरे साबू तू ता चौधरी बन गया है, अब तो चौधरी ने के साथ रह रहकर तू भी चौधरी बनता जा रहा है। भट्टू ने साबू से हंसकर कहा और जेब में हाथ डाला, अरे क्या खाक चौधरी जरा भी इज्जत नहीं करता वो चौधरी कलमुहा किसी की भी। साबू ने गुस्से से कहा। इतनी देर में भट्टू अपनी जेब से कुछ सिगरेट और माचिस की डब्बी निकाल चुका था। अरे तो चौधरी के खास आदमियों में से है, कैसी बातें कर रहा है। भट्टू ने हैरत से कहा, अरे क्या खास क्या आम, चौधरी के लिए कोई मायने नहीं रखदा सोने। साबू ने हंसकर कहा, ला ये सिगरेट फिर और सामने दरख्त के पास बैठकर आराम से मुझे बता हुआ क्या है। भट्टू ने एक सिगरेट डब्बी से निकालकर भट्टू को पकड़ाई। भट्टू ने सिगरेट पे पकड़ी और साबू से माचिस लेने लगा। फिर वो दोनों सामने दरख्त की तरफ हो लिया और साथ में सिगरेट जलाने लगे। यार हुआ कुछ यूँ था कि कुछ साल पहले एक जवान जोशीदा जंगल से तनहा रात के वक्त गुजर रही थी और हम सब चौधरी मौसक लाइन के साथ ऐसी ही कि जोशीदा का इंतजार कर रहे थे ताकि चौधरी इससे अपना जी बहलाए। साहब ने सिगरेट के कश लगाते हुए भट्टू को बताना शुरू किया। बस इस लड़की पर चौधरी का दिल आ गया। गुप अंधेरा और जंगल, चौधरी ने इस लड़की से खूब दिल बहलाया। वो लड़की तड़पती रही। फिर जब हमें एहसास हुआ कि यह मर गई है तो चौधरी इसे वहीं जंगल में छोड़कर चला गया था। भट्टू साबू की बातें बड़े नहमाक से सुन रहा था। तो क्या हुआ, मर गई वो लड़की? भट्टू ने हैरत से कहा, नहीं, चौधरी को यह एहसास हो चुका था कि वो लड़की मरी नहीं है। रास्ते में जाते हुए इसका बार बार दिल ये कह रहा था कि इस लड़की को अपने साथ हवेली ले जाए और इससे जी बहलाया करे, क्योंकि चौधरी का मन इस पर आ गया था। बस फिर क्या, हम लोग वापस जंगल गए, इसी जगह जहाँ हम इस लड़की को बढ़ना तड़पता छोड़कर गए थे। मगर जब वहाँ पहुँचे तो हैरान रह गए, क्योंकि वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। साबू की सिगरेट खत्म हो गई थी तो इसने फिल्टर को ज़मीन पर फेंका और ये एक और सिगरेट मांगने के लिए हाथ बढ़ाया। तो कहाँ गई वो लड़की? भट्टू ने जेब से सिगरेट निकालते हुए हैरत से कहा, मालूम नहीं, हमने इसे बहुत ढूंढा मगर खुदा जाने कहाँ गई, शायद भाग गई। साबू ने गुस्से से कहा और भट्टू के हाथ से सिगरेट पकड़कर जलाने लगा। हमने बहुत ढूंढा इसे मगर मिली ही नहीं। चौधरी ने हम सबको मार डालने की धमकी दे दी थी। साबू ने कहा तो भट्टू के सांस खुश्क हो गए।